नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे नए चैनल एक्टर्स वे के दूसरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। हम दोनों का अभिनंदन और पूरे समय का, पूरी परिस्थिति का, पूरे परिवेश का अभिनंदन। शुक्रिया सर। तो सर, जैसा कि पहले एपिसोड में हमने बातचीत की कि अभिनय क्या होता है और अभिनय क्या है, जिस पर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से और एक अलग अप्रोच देते हुए अभिनय को बताया कि अभिनय क्या है। इसमें आपने ये भी बताया कि अभिनय हम नहीं करते हैं, अभिनय कोई और करता है, वो प्रकट होता है और हमें बस उसके लिए तैयार होना होता है। और आपने आगे ये भी जोड़ा सर कि कैसे अभिनेता अभिनय करते करते उसको मॉडिफाई कर देता है, अपने से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से करता है। तो क्या सर सवाल ये है कि क्या हिसाब किसका होना चाहिए? अभिनेता का होना चाहिए, वो अपने हिसाब से करे या किसी और के हिसाब से करे? या आपने उसमें सर ये भी जोड़ा कि अगर वो मॉडिफाई करता है तो वो रियल नहीं रह जाता, तो जब रियल नहीं रह जाता तो फिर वो सही अभिनय नहीं है। पर हम ये देखते हैं कि जब रियल करना होता है, जब हम स्टेज पे होते हैं या सिनेमा में होते हैं, तो हम उसको थोड़ा ड्रामा या थोड़ा एस्थेटिक कह सकते हैं, थोड़ा एस्थेटिक, थोड़ा ब्यूटीफुल करने के लिए थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो अप्रोच ठीक है या अपने हिसाब से, या कैसे करें? ये विषय कितना गहन है ना, अच्छा लग रहा है ना हम लोग को। और आप तो एक अच्छे एक्टर हैं, तो हम लोग इसको और सरल और स्पष्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही सरलता आती है किसी विषय को समझने में, तो हम लोग के भीतर जो शक्ति छुपी होती है वो प्रकट होती है। और जब कोई चीज़ स्पष्ट होती है या होता है, क्लैरिटी आती है, तो हम शांत होते हैं। जितनी क्लैरिटी आती जाती है चीज़ों के बारे में, उतने ही हम शांत हो जाते हैं, है ना जी। तो मन में क्षोभ रहता है, शुद्ध मन होता है, माने चंचलता रहती है, इसलिए क्लैरिटी ज़रूरी है। जी। तो हम लोग रिकैपिचुलेट पहले कर रहे हैं पिछले जो आपका जो एनंसिएशन था, जी। जैसे लोग राग की अवतारणा करते हैं, जी। आपने इस कार्यक्रम की अवतारणा की थी। आमतौर पर लोग शुभारंभ बोलते हैं, लेकिन हम लोग आर्ट और एस्थेटिक्स के लोग हैं, जी। तो हम लोग आप ये कहेंगे कि एक राग की हम लोगों ने अवतारणा की। जी। तो क्लासिकल वोकलिस्ट तो अकेले होता है, यहाँ पर जुगलबंदी की अवतारणा होती है। दोनों लोग मिल के हम लोग एक सुर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एक्टिंग जैसे विशद विषय को समझने का। और इसमें न आप कुछ साझा कर रहे हैं, न मैं कुछ साझा कर रहा हूँ। आमतौर बोलते हैं कि मैं अपना विचार साझा कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें से आधा आपको दे रहे हैं, इसको साझा करना कहते हैं, शेयर करना कहते हैं ना। जी। या मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक शेयर आपको दे रहा हूँ। जी। तो विचार में ऐसा होता नहीं है, एक्टिंग में भी नहीं होता है। लोग बोलते चले जाते हैं। जी। जी। तो न मैं अपनी कोई बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, न आप शेयर कर रहे हैं, बल्कि हम लोग दोनों लोग एक ही पथ पर, एक ही रास्ते पर साथ साथ चल रहे हैं, सेम मीनिंग के साथ, सेम इंटेंसिटी के साथ और सेम स्तर के साथ, जी। है ना। जी। एक लेवल पर चल रहे हैं हम लोग, तो पथिक हैं, साथ साथ चल रहे हैं। इस तरह से कि फीलिंग ये हो जाएगी हम एक। जी। ठीक है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले थे, तो उसी तरह से हम लोग सारांश में रिकैपिचुलेट करें, एक बार दोहराएं। जी। पहली बात हम लोगों ने ये की थी कि एक्टर या एक्टिंग, है ना, ये शब्द हम लोग बोल रहे हैं और ये बहुत ही रूढ़ी हो गया है। एक्टर शब्द या एक्टिंग जी। शब्द, रूढ़ी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई खंबा है और इसमें कोई बंदर चढ़ा था और उसको करंट लगने से मर गया। उसके बाद जब भी उस खंबे को जिक्र करना होता है पूरे मोहल्ले में या गांव में, लोग बोलते बंदर वाला खंबा, पर इसमें बंदर न जाए। तो रूढ़ी उसको कहते हैं जो प्रसिद्ध हो गया, ऐसे जो कि वो बंदर वाला खंबा नहीं है, वो इलेक्ट्रिक का खंबा है जी। है ना। तो एक्टिंग और एक्टर शब्द भी ऐसे रूढ़ी हो गए, उसकी मीनिंग भी सबके लिए अलग अलग हो गई है, इतनी बातें हो गई हैं। बल्कि मैं कहूँ कि एक नाट्य विद्यालय दिल्ली का, उसने उसका उसकी एक पत्रिका निकलती है रंग प्रसंग, आप जानते हो जी। उसको। एक बार एक बहुत अच्छे थिएटर कर्मी ने और सीनियर, उन्होंने एक अंक उसका संपादित किया था, अभिनय विशेषण, अभिनय। और उस वक्त उसका दाम था 50 रुपया।
किताब के रूप में छापा था, उससे कई संस्करण निकल गए उसके, और उसका दाम बढ़ता चला गया, वो किताब का रूप ले लिया है। और विश्व में जितने लोगों ने एक्टिंग पर जो जो कहा था, सबको एक जगह उन्होंने इकट्ठा किया था, बहुत मुश्किल से। उसमें चार्ली चैपलिन ने क्या कहा है एक्टिंग के बारे में, और नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा है, सबका था। सबसे ऊपर एक लेक्चर था दारियो फो का, उसके बाद लेखों की श्रृंखला, सबसे ऊपर मेरा आर्टिकल था। वो नाट्यशास्त्र और अभिनय से संबंधित था, शायद इसलिए, वरना मुझे इतना मान देने की क्या जरूरत है कि वो अभिनय विशेषज्ञ रंग प्रसाद। तो उसमें बहुत लोग बहुत बातें, और जब से चला आ रहा है आपके सोफोक्लिस के ज़माने से और भरत मुनि के ज़माने से, तब से आज तक एक्टिंग को लेके न जाने कितने लोग कितना कुछ सोचे, है ना। तो इतना सब होने पर वो बंदर वाला खंबा हो गया है। अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं थोड़ा सा उसकी गहराई में जाके देखने की, क्या हम लोग अपने हिस्से की कोई मोती ला सकते हैं, है ना। तो उसमें पहली बात हमने कही थी कि एक्टिंग करने या एक्टर होने का मतलब है होराइज़न को बड़ा करना। होराइज़न को जितना बड़ा करते हैं उतना हमारी अवेकनिंग होती है, उतना हमारा अवेयरनेस बढ़ता है। एक एक्टर को के लिए ये क्यों ज़रूरी है, ये अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा। हम लोगों ने इसके बाद एग्जाम्पल दिया था कि डबल लाइफ ऑफ वेरोनिका जी, इसमें कहा था कि दो लड़कियां हैं, एक दूसरे को देखते भी हैं लेकिन कोई पहचानता नहीं, दूसरे की डेथ हो जाती है। वो गायिका रहती, जो कि मैंने बोला था डांस के लिए आपने मुझे सुधारा भी था, वो गाने गाती थी। तो उस वक्त मुझे कुछ एग्जाम्पल देना था कि वो पेंटिंग बनाती है, मान देते कुछ करती है, तो उसका जब ख़त्म हो जाती है ये अचानक से गाने लगती है, यानी वो चीज़ कंटिन्यू कर जाता है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना आत्मा का परकाय प्रवेश, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो कॉन्शियसनेस एक ही है संसार में और संसार के बियॉन्ड, वो कंटिन्यू करता है। तो वो कंटिन्यू कॉन्शियसनेस करके इसके देह में, इसको पेंटिंग में M.F. हुसैन ने एक बार दिखाने की कोशिश की थी कि आधा शरीर शेर का है और आधा एक स्त्री का है। तो पूरा शेर की आकृति उसकी पूंछ से लेकर बीच तक आई है, वहाँ से महिला स्त्री हो गई, ठीक है। इसमें इसका जो पीछे का आइडिया था वो ये था कि शेर से पहले स्त्री को हमारे यहाँ दुर्गा शक्ति महिला मानी गई है, कि शक्ति की प्रतीक है दुर्गा, है ना। तो इसलिए उन्होंने दुर्गा बनाया था, दुर्गा की सवारी शेर है। लेकिन उन्होंने ये आइडिया नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि हमको शक्ति दिखाना है तो मनुष्य तक क्यों रहे, पूरी प्रकृति में फैले, होराइज़न को बड़ा करें। और प्रकृति का मतलब है वहाँ पर शेर को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, तो इसलिए वो शक्ति जो है उसका एक्सपेंशन हुआ था शेर, आधा शेर और आधा शक्ति। ये पेंटिंग हुसैन की थी। उसको लोगों ने समझा नहीं और कहा कि एक महिला और एक बीस्ट का कॉपरेशन दिखाने की कोशिश की गई है। फिर हम लोगों ने इस पर लेख लिखे कि एक तो ये बात कि शक्ति को एक्सपेंड किया गया है, मनुष्य तक सीमित न रहे, पूरी सृष्टि में, एक तो ये था। और उस पर लाइन अगर गौर करेंगे आप तो देखेंगे कि जिस लाइन स्त्री की बनाई हुई है स्केच में, वो कंटिन्यू कर जाती है, शेर ब्रेक नहीं हुआ। उसके पीछे का कहने का आशय था कॉन्शियसनेस कंटिन्यू करता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई मर जाता है। अभी हम लोग ये बात की थी पिछली बार ना कि वो वेरोनिक मर जाती है और वेरोनिका में वो कॉन्शियसनेस कंटिन्यू कर जाती है। जब कंटिन्यू कर जाती है तो फिर मृत्यु हुई नहीं ना जी, यानी जन्म भी नहीं हुआ है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। ये कॉन्शियसनेस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब इस बात को एक एक्टर क्यों जाने, उसका एक्टिंग में इससे क्या मतलब है? एक्टिंग में इससे मतलब है कि जब उसका होराइजन बड़ा होता है तो कैरेक्टर को देखने का अप्रोच बदल जाता है। बस इसलिए उस बात को किए थे। इसको अभी हम लोग रिकैप्चरेट ही करने में धीरे धीरे चल रहे हैं। हमने ऑटम सोनाटा का एग्जाम्पल दिया था कि इंग्रिड बर्गमैन ने कहा कि ये सारे एक्टर्स बर्गमैन की फिल्में इतने अच्छे लगते हैं, बेस्ट साइड आता है। आपने कहा था ना दोनों मिला के, बेस्ट साइड और बैड साइड। सही बात है, ये आपने सही कहा था कि वो पूरा एक बेस्ट उनका आता है एक्टर्स का, नील वुलमैन का और लोग। लेकिन वही लोग जब दूसरे के फिल्में करते हैं तो नहीं आता है। तो इंग्रिड बर्गमैन का कहना था कि एक्टर्स जो होते हैं, हम सब एक्टर्स, वो अपने आप को कह रही थी, हम सब जो एक्टर्स हैं, हम लोग मटेरियल्स होते हैं आर्टिस्ट के लिए, जिसके ज़रिए वो अपनी पेंटिंग रचता है।
हम उसके आगे आज चलेंगे कि अगर डायरेक्टर आर्टिस्ट है तो एक्टर फिर क्या है, सिर्फ उसके लिए मटेरियल या वो भी आर्टिस्ट है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं देखने की कि एक्टर भी आर्टिस्ट होता है कैसे, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्टर का तो होराइजन है, उसने अपना होराइजन बड़ा किया, उसे पेंटिंग जाना, म्यूज़िक जाना, सब कुछ जाना है। एक्टर को क्या क्या जानना चाहिए, तो पहले हम लोगों ने बात की थी कि उसका होराइजन बड़ा होना चाहिए। होराइजन बड़ा होने का मतलब उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए, सिर्फ कई प्रकार के आर्ट को लेकर ही नहीं, और चीज़ों को लेकर। और चीज़ों का मतलब ये नहीं कि उसको इकोनॉमिक्स भी जानना है, लॉ भी जानना है, पॉलिटिक्स और क्राइम भी जानना है, ये नहीं। आप देखिएगा कि ये सब चीज़ें उसको एक्टिंग स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन आर्ट, साइंस, फिलोसफी 3 चीज़ जाननी पड़ती। फिलोसफी का मतलब है पहले एक आइडिया का आना, आर्ट का मतलब उस आइडिया को आर्टिस्टिकली पेश करना, और साइंस का मतलब है जिसके माध्यम से पेश कर रहे हैं। अगर कैमरा है तो कैमरे में इस थीम के लिए कौन सा लेंस लगाएं, कितने लाइट, कौन सा साउंड करें, कितनी फ्रीक्वेंसी में क्या क्या करें। यानी कि साउंड इंजीनियर भी होता है। लाइट के और साउंड के 3-3 साल 4-4 साल कोर्स होता है एक्टिंग इंस्टीट्यूट में। इसका मतलब ज़रूरी है, वहाँ पर लॉ का नहीं होता है, इकोनॉमिक्स का नहीं होता है, कॉमर्स का नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस का नहीं होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है आर्टिस्ट को। सिर्फ आर्ट, साइंस, फिलोसॉफी 3 चीज़ें होती हैं, 3-4। वह जानना पड़ता है कि हम साउंड की पूरी दुनिया है, एक इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है लगभग। तो जानने का मतलब ये है कि वो अपने होराइज़न को बढ़ा के, अगर वो एक्टर होना है या अपने भीतर के एक्टर को पहचानना है, तो होराइज़न जब बड़ा होता है तो उसके पास उसकी सेंसिटिविटी बड़ी होती है, गहरी होती है। होराइज़न जितना बड़ा होगा उसकी सेंसिटिविटी गहरी होगी। इसका आशय इस तरह से है कि ऑटम सोनाटा की हम लोग बात किए थे। एग्जाम्पल हम लोग, मतलब मैं अक्सर ग्रेट मास्टर्स की फिल्मों का ही देता हूँ, थिएटर में भी, फिल्म में भी, और उसमें भी प्रमुख रूप से इंगमर बर्गमैन, आंद्रे तार्कोव्स्की और क्रिस्टोफ किस्लोस्की का देते हैं, 3 प्रतिनिधि लोगों का, और भी बहुत लोग। तो हम लोग ऑटम सोनाटा की बात की। ऑटम सोनाटा में इंग्रिड बर्गमैन ने इंगमर बर्गमैन की फिल्म में पहली बार और अंतिम बार काम किया। 78 में फिल्म बनी थी, 82 में वो गुजर गई। तो उस फिल्म में एक सीन है, वो सीन बहुत सिंपल लगता है, साधारण सा और नहीं लगता है, लेकिन वही उसका केंद्र बिंदु बन जाता है। वो ये है कि वो बहुत अच्छी पियानिस्ट है। इंग्रिड बर्गमैन फिल्म में माँ बेटी की थीम है, प्लॉट। आमतौर पर थीम और प्लॉट को लोग आइडिया कहते हैं और डायरेक्टर्स लोग, लेकिन होता नहीं है कि आप उसके ज़रिए आपको क्या कहना है वो आइडिया होता है। लेकिन थीम रहता है कि वो एक महिला है जो कि पूरे विश्व में जानी मानी पियानो की आर्टिस्ट है। वो घर आती हैं, उनके सामने बेटी रात के समय में पियानो बजाती है, उसके हस्बैंड भी रहते हैं, बेटी के हस्बैंड, लेकिन वो देख रही है अपनी बेटी को। तो बर्गमैन ने उनसे पूछा कि आप क्या देख रही हैं, आप मतलब वो जो कैरेक्टर हैं, अब आप वो आप क्या देख रही हैं, बेटी को जो देख रही है। तो वो बोलती है कि वो ये देख रही है, यानी मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी कहाँ कहाँ पर गलत बजा रही है, ठीक है। तो बर्गमैन कहते हैं नहीं, आप ये देख रही हैं कि इसी बच्ची को जब हम बचपन में हमारे साथ घूमने जाती थी, मेरे साथ बचपन के जो फोटोग्राफ है उसके पापा और हम, ये देख रही हैं, ये सोच रही हैं, क्योंकि उसको तो पता ही है उसको बजाने नहीं आता है। तो एक्टर इस तरह से अप्रोच कर रहा है कैरेक्टर को, और डायरेक्टर उसको बता रहा है कि ये सोच रही है। ये हुआ एक्टर डायरेक्टर का रिलेशनशिप, जो कि डिपेंड कर रहा है होराइजन पर। अब होराइजन बड़ा होने का मतलब ये है हमारा जो विस्तार, कि एक्टर सिर्फ अपने कैरेक्टर तक या अपना जो उसका जो पर्सन है उस पर्सनैलिटी तक ही सीमित न रहे। हम लोगों ने ये पिछली बार बात की थी। इसलिए अब जैसे मान लीजिए कि किस्लोस्की का डेकालॉग है, मैं जो भी विद्यार्थी हैं एक्टिंग को मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सबसे पहले आप बर्गमैन, तार्कोव्स्की और किस्लोस्की की फिल्में देखिए। सब फिल्में नहीं देख सकते हैं तो 10-10 फिल्में देखिए, 10-10 नहीं देख सकते तो कम से कम 3-3 देखिए, 3-3 नहीं देख सकते तो सिर्फ प्रतिनिधि फिल्में देखिए। एंटोनियोनी की ट्रिलॉजी देख लीजिए, बर्गमैन की जो चेंबर फिल्म्स उनको देख लीजिए, कुछ और देख लीजिए। ऐसा डेकालॉग मैं कहता हूँ 10 फिल्में हैं 10 कमांडमेंट्स के, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, जो 10 बाइबल की उपदेश है उस पर 10 फिल्में। उसमें पहले एपिसोड में ही दिखता है कि पीछे बहुत अपार्टमेंट्स हैं, हाउसिंग सोसाइटी के। आमतौर पहली बार उन्होंने शुरुआत की थी इस तरह से, हाउसिंग सोसाइटी को थीम में रखा था।
उसमें एक आदमी बाहर चुपचाप बैठा हुआ है, खूब ठंड है, ओढ़ के, और सामने शायद अलाव या कुछ है, वो कोई खास चीज़ बहुत गौर से देख रहा है, सोच में डूबा हुआ है, लेकिन पूरी फिल्म में कहीं नहीं उसका रोल है। तो लोगों को भी अजीब लगा था क्यों उसको दिखाया गया था, उधर ओवरलुक कर गए थे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे डेकालॉग में वो आदमी आता है, कहीं ना कहीं दिख जाता है। अगर हॉस्पिटल का है तो उसमें कोई एक वो भी है, कैमियो रोल नहीं है हिचकॉक की तरह से या सुभाष घई की तरह से। वो आदमी है सब में, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता किसी कार्य में। जो आपने कहा था ना विटनेस होना, कि एक्ट कोई और कर रहा है, उसका विटनेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर विटनेस भी नहीं कह सकते, कैमियो भी नहीं कर सकते। वो इस तरह से बैठा हुआ है कि उसको आभास हो रहा है कि यहीं पर वो घटना घटने वाली है जो ट्रेजेडी है, ऐसा फीलिंग दे रहा है सब जगह, कोई कार एक्सीडेंट से पहले या कहीं पर कुछ होने से पहले। अब ये जो इस चीज़ को अगर उनको समझना हो, अगर मैं एक्टर हूँ, तो इसके लिए अवेयरनेस ऐसे लाएंगे जैसे रामायण हमारे यहाँ। रामायण में जब अरण्य कांड है, जहाँ पर सीता का अपहरण होता है, हरण होता है, उसके ठीक पहले ऋतु का वर्णन है, हेमंत ऋतु का, जो आजकल हमारे यहाँ हेमंत ऋतु चल रहा है। शरद, ये हेमंत, फिर उसके बाद आएगा शिशिर, फिर वसंत। अब उसमें जिस रात ये हरण होना है उसके ठीक पहले वाली रात, और भोर होने वाली उसके ठीक पहले वाली जो भोर है, उस समय हेमंत ऋतु का वर्णन हो रहा है। रामायण पढ़ने वाले, वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले, किसी का ध्यान नहीं जाता है इस पर। जो फिल्म और वो सीरियल बनाए उनका भी ध्यान नहीं गया है। क्यों? वो लोग सोचते ठीक है, कवि है, उसने ऋतु का वर्णन किया है, लेकिन वो हेमंत ऋतु का वर्णन इस तरह से है, सारे वृक्ष ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो गहरी सांस ले रहे हों या छोड़ रहे हों। लोग बोलते हैं ना दीर्घ निश्वास, क्या होगा, इस तरह का। यानी सबको हल्का हल्का एहसास हो गया कि अगले दिन क्या होने वाला है। पूरी प्रकृति में हेमंत ऋतु का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है, और सब बोलते हैं कि हेमंत ऋतु बहुत अच्छा ऋतु है। उसमें भी पढ़ के लोग कहते हैं कितना सुंदर हेमंत ऋतु का वर्णन है, लेकिन वहाँ पर हेमंत ऋतु एक कैरेक्टर है, ये ध्यान नहीं देते। ये एक्टर का ध्यान जा रहा है। वो वाइड होगा ना जी, तो आइज वाइड ओपन, एक उनकी फिल्म भी है जिसका नाम मैं भूल जाता हूँ, स्टैनली क्यूब्रिक, वेरी गुड, ये नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि उनका क्लॉक वर्क ऑरेंज मुझे बहुत पसंद नहीं आता। तो वो है कि आइज वाइड शट है, आइज वाइड शट। तो ये एक्टर के आइज को ऐसा वाइड होना है, वाइडन होना है कि वहाँ पर तो किस तरह किसी कैरेक्टर से दिखा रहे हैं, दसों या 8 या 9 में है वो कैरेक्टर, कभी कोई चीज़ लेता हुआ दिखता है, कभी कहीं दिखता है, कभी बस पे दिखता है। और यहाँ पर पूरी प्रकृति ही एक कैरेक्टर है रामायण में, इस तरह से कभी सोचा या नहीं गया है। तो एक्टिंग स्कूल्स में आमतौर पर क्या होता है, एक्टिंग एबिलिटी के नाम पर एक्टिंग एक्रोबेटिक्स सिखाते हैं प्राय। भारत में तो हिंदी क्षेत्रीय एक्टिंग स्कूल में ही तो अनिवार्य है। कोई अगर कोई वर्कशॉप भी कराने आता है, पहले वो बोलता है कि पहले योगा करो, और यानी व्यायाम को योगा कह दिया गया, जो कि हमारे यहाँ का योग नहीं है। तो वो बाद में एक एक्रोबेट हो जाता है ना। हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूछा एक्टिंग क्या है, एक्टर होता है या बनाया जाता है, उस पर सिर्फ बात कर रहे हैं जी। वो भी अभी हम लोग रिकैपिचुलेट कर रहे हैं जी, है ना, उसमें भी कुछ नई बातें आ रही हैं। हाँ, तो अब क्या है कि उसका होराइजन बड़ा होने की बात कर रहे हैं जी, कि वो कैसे सब चीज़ों को देखे। जैसे कि हमने एक बसोलिनी तो नहीं, पोलेंस्की की फिल्म का एक इम्प्रेशन दिया था कि वहाँ पर पूरे बर्फ़ से फर्श भर गई है, एक जगह हरी हरी घास दिख रही है, वो आदमी के पास एक बिल्ली है वहीं पर, उसकी भी नहीं है, पेट भी नहीं है, वो खुद पैर न रखे, जबकि ठंड से उसकी हालत ख़राब है, उस पर वो बिल्ली को रखता है कि उसको निजात मिले ठंड से। बीच वाली कोई फिल्म थी सर? हाँ, बीच, वो ए डे एट द बीच है ना। अब देखिए, अगर वो अपने तक सीमित रहता उस फिल्म का डायरेक्टर या उसका एक्टर, तो डायरेक्टर तो समझ रहा है कि हमको ये दिखाना है, लेकिन एक्टर को समझ में नहीं आता कि वो हम क्यों नहीं रखेंगे पैर। यानी वो अपने तक सीमित नहीं है, उसका अपनी पर्सनैलिटी का बड़ा हो गया है, बहुत वाइड हो गया है, उसके भीतर एक करुणा जगी है कि बिल्ली को तकलीफ हो रही हो, तो दूसरे के प्रति तब हम लोग के मन में करुणा आती है जब हम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहते। अपने तक सीमित होता हुआ जो पर्सनैलिटी है या पर्सन है, वो एक्टर नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया जी।
उसका विस्तार होना चाहिए पर्सनैलिटी का। जी। अच्छा, विस्तार कैसे होगा? जब पहले बात वो ये सोचे कि आई एम नॉट द डूअर, मैं नहीं हूँ करने वाला, कोई और कर रहा है। जो करने वाला है वो कौन है? अगर हम उसको कॉन्शियसनेस कहें, कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो व्यापक होता है, बड़ा होता है, पूरे विश्व भर, सृष्टि भर में, न जाने कहाँ के यूनिवर्सेस में तक फैला हुआ है। वही कॉन्शियसनेस जो है वो स्त्री की चेतना से शेर की चेतना तक पूरी प्रकृति में फैली हुई है। वही चेतना जो है वो कंटिन्यू कर जाती है एक बॉडी छोड़ने के बाद भी, वेरोनिक से वेरोनिका में। तो हम कॉन्शियसनेस है या वो कॉन्शियसनेस एक्ट कर रहा है, फिर हम कैसे देखें, मेरा उस कॉन्शियसनेस से कैसे रिलेशनशिप बने, ये हम लोग आगे देखें। तो हम लोगों ने पहले तो ये देखा था कि विजन कैसे एक्टर का बड़ा होना चाहिए। विजन बड़ा होता है जैसे जैसे वो एक्टर होता जाता है, यानी वो पर्सनल सेल्फ से इम्पर्सनल सेल्फ में आता जाता है। पर्सन का मतलब है एक नेम, एक फॉर्म जो उसका है, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल मेमोरी, पर्सनल लाइफ। ये जो पर्सन है, ये पर्सन कोशिश करता है इंटेलिजेंट होने का, वाइज होने का, एक्टर होने का, आदि आदि, ठीक है, माइंड को शांत करने का, बहुत इंटेंस होने का, इंसाइटफुल होने का। उसको ये नहीं मालूम है कि उस पर्सन में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जब वो पर्सन को ड्रॉप करता है तब वो कॉन्शियसनेस के लिए होराइजन में जब आता है, वहाँ से शुरुआत होती है उसकी सेंसिटिविटी की, गहराई में जाने की, किसी थीम को समझने की, किसी कैरेक्टर को समझने की, और तब ये भी समझने की कि जैसे वो सारे वृक्ष पहले से ही शोकाकुल हो गए हैं कि सीता का हरण होने वाला है। अगर वो एक्टर ये सोचेगा कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो वो नाट्यशास्त्र के 8 स्थायी भाव में जाएगा, और जब भी वहाँ पर दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख ही नहीं है। श्रृंगार के बाद फिर है करुण, और करुण का स्थायी भाव है शोक। आज तक एक्टर को ये समझ में नहीं आया है कि फिर दुख कहाँ गया। उसको ये नहीं पता कि ये जो शोक है ये क्या होता है। जब हम लोग के घर में कोई किसी का डेथ होता है, तो उस वक्त हम लोग का मेंटल स्टेट कैसा होता है एक बार देखना चाहिए। जितने लोग आ रहे हैं हम लोग सबको देखते रहते हैं, मेंटल स्टेट एकदम ऐसा हो जाता है कि कहीं पर आदमी बिल्कुल जड़वत हो गया है जी। उसको सब दिख रहा है, उसका दुख है भी और नहीं भी, ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है जिस तरह से आमतौर पर करता है। वो शोक है, दुख नहीं है। क्योंकि फिर दुख का क्या मतलब हुआ? आमतौर पर दुख ये समझते हैं कि प्रेमी प्रेमिका में अगर बिछोह हो गया है तो वो दुख है जी। अदरवाइज सुख है। लेकिन वो श्रृंगार ही है, वियोग श्रृंगार। जी। ये फ़र्क करने की ज़रूरत है। दुख या वियोग से जो चीज़ उत्पन्न हुआ है, वो जो दुख है वो वियोग श्रृंगार है, संयोग और वियोग श्रृंगार। शोक कुछ और है, ये शोक नहीं है। इन सब चीज़ों को आधार देने का काम करता है हमारा नाट्यशास्त्र, या फिर इस तरह का जो ग्रेट मास्टर्स हुए जिन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ये चीज़ें इस ढंग से नहीं बताई जाती है। हम लोग इसलिए कोशिश कर रहे हैं ताकि उस एक सवाल पर बार बार हम लोग आ जाएं कि एक्टर क्या है और एक्टिंग क्या है। अगर हम इन सब चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, विजन लाने के लिए या होराइजन को बड़ा करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्टिंग एबिलिटी के नाम पर एक्टिंग एक्रोबेटिक्स पर बात करेंगे कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, एक्सप्रेशन ऐसा करिए। एक्सप्रेशन क्या होता है इस पर भी गहराई से समझना चाहिए। जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट है गर्लफ्रेंड के साथ और आप बहुत खुश हैं कि आज शाम को 5 बजे हम लोग इस कैफ़े में मिल रहे हैं, और पूरी तैयारी हो रही है। क्या क्या तैयारी हो रही है आप हमसे बेहतर जानेंगे। और ये सब मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ प्रेम का, प्रेमी प्रेमिका का, कि जल्दी समझ में आती है। तो अब जब आप गए हैं और ठीक 5 बजे मुलाकात होनी है, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी प्रेमिका 5 बजे आई भी है, क्योंकि आप तो 4:45 बजे पहुंच गए हैं, बल्कि सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो जब आप वहाँ गए हैं, वहाँ पर आपको खूब खुशी होती है, माने एक्सट्रीमली डिलाइटेड, ब्लिसफुल, एक्सटेसी, आपके पास भरा पड़ा है जॉय, और आप उसको हक करते हैं, ठीक है, और कॉफ़ी पीते हैं। उस पूरे मोमेंट में, उस पूरे स्टेट ऑफ माइंड में सिर्फ और सिर्फ खुशी है, ठीक है।
अब इसकी साइंस जानना जरूरी है। हमने बोला था ना कि एक्टर के पास आर्ट, साइंस, फिलोसफी तीनों चीज़ होना चाहिए। इसका एक्चुअल साइंस ये है कि वो जो खुशी है वो माने समुद्र भर की खुशी आपके भीतर है। लोग बोलते तो हैं ऋषि मुनि लोग कि किसी को बाहर मत ढूंढो, खुशी तुम्हारी भीतर है। कैसे है ये नहीं बताते, हम लोग उसको देख रहे हैं एक्टिंग के थ्रू कि वो खुशी हमारे भीतर होती है। ठीक है तो फिर वो बाहर प्रकट क्यों नहीं होती है? उस खुशी और प्रकट होने के बीच में जो चीज़ है वो है पर्सन यानी माइंड यानी ईगो यानी इंटेलेक्ट। पर्सन, माइंड, ईगो, इंटेलेक्ट, पास्ट, ये बाधा है, उसको आने नहीं दे रहा है। जब आप वहाँ उसके सामने पहुँचे हैं उस वक्त आपको उसको पाने की, उससे मिलने की डिज़ायर नहीं रह गई। डिज़ायर लेसनेस की स्टेट में आपके भीतर वो ईगो स्थिर हो गया है, काम नहीं कर रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है जी, इंटेलेक्ट नहीं काम कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, पास्ट काम नहीं, कुछ नहीं काम कर रहा है, भीतर की खुशी बाहर आ गई। क्रेडिट हम उसको दे रहे हैं और फिर मिलना चाह रहे हैं, फिर माइंड एक्टिव हो गया। तो उसके आने से आपकी खुशी को एक्सप्रेशन मिला। आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है स्टेज पर या कैमरे के सामने, बस ये समझ लाने की ज़रूरत है। इसलिए भरत मुनि नाट्यशास्त्र में भाव कैसे व्यक्त करें इस पर एक बात भी नहीं कहते, एकदम एक शब्द नहीं है। लोगों को कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, 49 भाव कहे गए हैं, सात्विक भाव, संचारी भाव। नहीं, वो एक्टिंग करने के लिए भाव पर बात ही नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप एक्टर जो हैं सिर्फ विभाव पर काम करें, डिटर्मिनेंट पर बात कर रहे हैं, उस चीज़ पर बात करें जो भाव को उत्पन्न करता है, जो आपके हाथ में नहीं है। अगर मैं और आप रंगमंच पर हैं और मैं वहीं पर गुलदस्ता है और आपको खींच के मारूं, आप अपने आप कुछ ना कुछ करेंगे। उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, यानी माइंड की ज़रूरत नहीं है। माइंड, इंटेलेक्ट, पास्ट, पर्सन की ज़रूरत नहीं है एक्टर के लिए। जब पर्सन नहीं है तो अर्जुन नहीं है, सिर्फ कृष्ण रह गया ना जी। अब क्लियर होता जा रहा है ना। तो कृष्ण है का मतलब कृष्ण कोई मुकुट पहना हुआ और ये किया हुआ, वो कृष्ण हटा दीजिए। या सरस्वती का मतलब है कि कोई प्रतिमा, एक हंस है वाइट पहने, वो हटा दीजिए। आपके भीतर का जो धी तत्व है, धीमान होना है, बुद्धिमान होना है, अवेयरनेस होना है, यस, विद्या, बुद्धि, वो सरस्वती है। सरस्वती बोलते हैं, हम लोग सोचते हैं सरस्वती जी की कि जिस इस इमेज है, कृष्ण की जो इमेज है वो पहले हटाइए। इमेज हटाने का मतलब है माइंड से मुक्त होना। तो माइंड जब नहीं है, पर्सन जब नहीं है, तब एक्टर है। हम लोग यहाँ तक अब धीरे धीरे आ रहे हैं जी। और जब तक माइंड है तब तक एक्रोबेटिक्स है। अब आप ये बताइए, अगर आप वेरोनिका वाले एग्जाम्पल को समझ रहे हैं जी। तो आप पूछ सकते हैं फिर एक्टर क्या करे। जी। यानी एक्टर एक्रोबेटिक्स न करे। हाँ। यानी एक्टर की एबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। जिसको एबिलिटी हम लोग मानते हैं, एक्टिंग एबिलिटी, उसका एक्टिंग से कोई मतलब नहीं है। समझ से मतलब है, सेंसिटिविटी से मतलब, जैसे अभी हम लोगों ने शोक शब्द को समझा, जैसे अभी हम लोगों ने ये समझा, विभाव को समझा, दैट विच कॉजेज ए भाव, जिसके कारण से भाव आता है। वो भाव ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में भीतर से सोच रहे हैं और वो चीज़ आ गया। जैसे मान लीजिए कि आप स्त्री के साथ आप संपर्क में हैं, हमको सुख मिल रहा है, खुशी हो रही है, उसको परम आनंद कहा गया है, ठीक है। लेकिन योगी लोग ये भी कह रहे हैं कि जब वो नहीं है और आप याद करें तो भी वही आनंद मिल रहा है। यानी उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा करें ही, है ना। तो आपके भीतर से विभाव आया तो आपके भीतर आनंद आ गया, भाव आ गया। यानी भीतर भी विभाव है, कारण है आनंद का। बल्कि हम लोग तो एक स्टेप आगे आ गए कि आनंद ही भीतर है, आनंद का कारण छोड़ दीजिए। जो जब उस स्थिति में आता है जब डिज़ायरलेसनेस की स्थिति हो गई, जब आप मिल गए, वहाँ पर अभिव्यक्त हुआ। अभिव्यक्ति इसको कहते हैं कि जब डिज़ायर नहीं होगा, जब माइंड नहीं होगा, जब पर्सन नहीं होगा, यानी आपको सोच विचार करके एक्टिंग नहीं करनी है। ये एक उपदेश मिल रहा है। इसमें हम लोग शोक एक भाव को समझ रहे हैं, प्रेम को भी समझ सकते हैं। कैसे कि अगर आप डायरेक्टर हैं या आप एक्टर हैं, तो आपको उस स्टेट ऑफ माइंड को या उस इमोशन को या उस मूड को समझाना है। आप उससे पूछेंगे कि क्या करें, तो मैं आपसे कहूँगा आप इस स्टेट ऑफ माइंड को, लव की स्टेट ऑफ माइंड को ज़रा समझाइए किसी बच्चे को। ये जोड़ देंगे, किसी बच्चे को समझाइए, तो आपके भीतर एक तुरंत एक फंक्शन शुरू हो जाएगा कि बच्चों को कैसे समझाएं। वैसे ही
ऐसे आपको अपनी पूरी स्टोरी दिखानी है ऑडियंस को, उससे पहले आप उसको दिखाइए एक अंधे को, यानी अंधे को इस तरह से बताइए कि उसको सब कुछ दिखने लगे। इसका मतलब आपकी फिल्म हिट। उसी तरह से आप किसी बच्चे को समझाइए प्रेम, तो बच्चे को कैसे समझाएंगे आप? आपके ऊपर ये टास्क हो गया। यहाँ पर एक्टिंग एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, एक्रोबेटिक्स की बात नहीं हो रही कि यहाँ से उछल के लाइट में वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं किस्लोस्की के डेकालॉग में। उसमें एक बच्चा है और उसका पिता है अखबार पढ़, तो वो देखता है कि उसमें कुछ डेथ संबंधी न्यूज़ छपा है, तो उससे ये क्या होता है, डेथ क्या होता है, ये क्या होता है, तो बताता है उसका फादर जितना बता सकता है अपने बच्चे को। 6-7 साल का लड़का है, वो हमेशा अपनी खिड़की पर से कबूतर को देखता है, उससे उसके दोस्ती हो जाती है। तो पूछता है कि डेथ की खबर छपती है न्यूज़पेपर। बोला हाँ, तो फिर कबूतर की क्यों नहीं छपी? बोला कि मनुष्य का जब डेथ होता है तो छपता है, इसका नहीं छपता है। अभी तक जर्नलिस्ट लोग इतने वो नहीं हुए हैं कि पशु पक्षियों के बारे में ये उससे समझ में आता है। उसकी माँ उसके पिता से अलग होकर सेपरेट होकर कहीं और रहती है, वो मिलने जाता है, तो उससे भी वो पूछता है कि प्रेम क्या होता है, अरे ईश्वर क्या होता है, सॉरी। तो बोलता है कि जानना, महसूस करने, अनुभव करने की चीज़ है। वो कैसे बताए बच्चे को ईश्वर क्या है? उसकी माँ अनुभव करने की चीज़ है और इतनी सरल है। तो वो कैसे? तो वो उसको आलिंगन में भर लेती माँ अपने बच्चे को। तुम्हें कैसा लग रहा है? बच्चा बोलता है कि आई लव यू। तो बोलता है ये ईश्वर है ना। ईश्वर को बच्चे को अगर समझाना हो, आप क्या समझते हैं ईश्वर के बारे में या प्रेम को, तो हो गया। अब आइए बर्गमैन की जो चेम्बर ट्रिलॉजी है, थ्रू ए ग्लास डार्कली, ठीक है, ये बिब्लिकल सेंटेंस है। उसके लास्ट सीन में मैंने उसमें सिर्फ एक भाई बहन, बहन का हस्बैंड, बहन के पिता, बस 4 कैरेक्टर्स। वो स्किज़ोफ्रेनिक है। लास्ट में एक हेलीकॉप्टर आता है, फॉरो जो समुद्र के एक जगह पर कोई इंसान नहीं है, वो आता है और उसको पेशेंट को फिर लेके चला जाता है हेलीकॉप्टर। तो जब वो उस नायिका को लेके जाता है, हैरियट एंडरसन एक्टिंग की है, उसको पिता, उसके पति उसको छोड़ने जाने वाले हैं घर के बाहर, घर के भीतर बेटा रह गया है, मानी उसका भाई। अब उसका भाई और पिता के बीच में बात होती है कि गॉड क्या है, व्हाट इज़ गॉड। तो वो भी कुछ बातें बता के उनको समझाते हैं कि उसका एक रूप है प्रेम, अगर प्रेम है तो ईश्वर है, और फिर चले जाते हैं बाहर। एकदम नहीं दिखाते हैं, आवाज़ से दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा है, कुछ भी। उसके पति को नहीं दिखाते हैं, पत्नी को नहीं दिखाते, पिता को नहीं दिखाते हैं। उस लड़के पर कैमरा फोकस रहता है वहीं पर, और वो लड़का हमसे बात करने लगता है और बताता है कि आज हमने समझा कि प्रेम क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, और मुझे पापा ने बताया। इतना इफेक्टिवली कहता है कि पूरे कन्विक्शन से कहता है कि मुझे मेरे पापा ने बताया, मतलब इससे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता, ईश्वर भी आकर नहीं बता सकता। दिस इज़ एक्टिंग। तो धीरे धीरे हम लोग जब रिकैपिचुलेट करते हुए इस एपिसोड में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग किस तरह से एक्टिंग के ही डेप्थ में जा रहे हैं, और इसमें जा रहे हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप पर्सन से, माइंड से जो कुछ भी करेंगे तो रिएक्शन होगा। अगर आप पर्सन को हटा के जो भी करेंगे, एक्ट करना होगा, तभी एक्टिंग होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर भी एक एग्जांपल दें कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और आपके रास्ते में आपने देख लिया चींटी है, तो ठीक है, क्यों है, हटे, या कोई भी आ गया। अभी हम लोग आ रहे थे तो वो रास्ते में एक वो जा रहा था, रेडी जिसको बोलते हैं हॉकर, वो कुछ बेच रहा था, और उसने देखा कि रास्ते में कुत्ता सोया हुआ, उसको कोई फ़र्क नहीं है, दूर से भी देख रहे हैं। बाकायदे चलने लगा, पहिए में कुत्ता आ भी गया, कुत्ते को लगा भी, और फिर वो कुत्ता हट के चला गया, तुम हटो। वैसी बाइक में भी कई बार होता है, चींटी दिख जाती है, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, चींटी नहीं बजा सकते, वो ही बोलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वहाँ पर भी चींटी को बचा के निकालने की कोशिश करते हैं, खुद को चोट लग जाती है जी। तो जो चींटी को नहीं बचा रहा है वो पर्सन है, और जो चींटी को बचाते हुए खुद को चोटिला कर रहा है वो एक्टर है। हम लोग थोड़ी दूर तक आगे बढ़ गए हैं आज अभी। बहुत सुंदर हुआ सर। ये जैसा कि हमारा थीम है अभिनय, जीवन और कला, आपने इन तीनों को समाहित करके जो विस्तार रूप से वर्णन किया है, ये बहुत ही इंसाइटफुल है और बहुत ही डेप्थफुल है सर। तो इसमें आपको क्या क्या बातें लग रहा है कि जो सूत्र या मंत्र के रूप में है,
कि जो एक्टर एक्ट करेगा, क्योंकि वो एक्ट करना ही बोल रहे हैं आप ना, एक्ट एक्टिंग, वहाँ इनएक्टमेंट न जाने कहाँ होगा, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेगा। आप कहेंगे जब गुलदस्ता फेंका और आप बच रहे तो रिएक्ट करना ही हुआ, जी। वो रिस्पॉन्ड करना है। जी लेकिन अगर एक्टर होगा तो क्या करेगा, हो सकता है कि चोटीला हो जाए, जी बिल्कुल। क्योंकि उसके ध्यान में कहीं और है कि कभी मैंने भी इसी तरह से गुलदस्ता फेंका होगा, उसको भी चोट लगी होगी, उस लड़की ने आज तक नहीं बताया क्योंकि गूंगी थी। अगर ये हाँ। सोच रहा है, यहाँ पर एक्टिंग शुरू हो गई है ना, होराइजन हाँ। बढ़ा हुआ जी जी जी। है ना। अब जैसे मान लीजिए डेकालॉग में ही है कि चोरी नहीं करना चाहिए, पड़ोसी का कोई चुराना नहीं चाहिए, 10 कमांडमेंट्स हैं। अब इस पर फिल्म क्या बनाए, आपको यही दिखाएंगे ना, किसी ने कोई चोरी की फिर उसको फल मिला। किस्लॉस्की नहीं कर रहे हैं। किस्लॉस्की कहते हैं कि हम लोग बार बार चुराते रहे, लोगों का इमोशन चुरा लेते हैं, लोगों का आइडिया चुरा लेते हैं, है ना, लोगों का प्लॉट चुरा लेते हैं। आपके पास कोई अच्छी सी पेन है और मुझे अच्छी लग गई तो मौका मिलेगा मैं चुरा लूँगा। अब इस चोरी पर वो फिल्म नहीं बना रहे हैं। डेकालॉग का एक जो एपिसोड है वो कह रहे हैं मैं अपने घर में कैसे कोई चीज़ चोरी कर सकता हूँ, यानी मेरा घर इतना सा नहीं है, अब पूरा विश्व ही मेरा घर हो गया, यानी फिर होराइजन बढ़ गया, जी विजन बढ़ गया, तो पूरा संसार ही मेरा है, तो मैं अपने घर से कैसे चुराऊँ, ये उसमें जा रहा है। इसलिए किस लॉस की हो रहे हैं, जबकि 10 कमांडमेंट्स पूरा वर्ल्ड पहले से पढ़ा हुआ है बाइबल से और आगे आगे न्यू टेस्टामेंट में। वो ऐसे देख रहे हैं कि हम अपने घर से कोई चीज़ कैसे चुराएं। इसका मतलब हुआ कि एक राजा है, वो एक राज्य में नहीं बोलता कि ये प्लॉट मुझे अच्छी लग रही, कितने की मिलेगी, उसका ही है ना, तो उसका ही है, यानी कि ये पूरी कॉन्शियसनेस का विस्तार फिर से वहीं आ गए हम लोग। पूरा विश्व, भूमंडल और भी सारे विश्व, सब में वो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस मैं हूँ। मैं अपने घर में कोई चीज़ कैसे चुराऊँ, किसी को भी टॉर्चर कैसे कर सकता हूँ, मुझे दुख मिलेगा ना। आगे फिर से उसी जगह पे अब किस्लॉस्की की फिल्मों को अब अगर आप नए सिरे से देखेंगे तो एक नया अर्थ मिलेगा, और तब आपको दिखेगा कि वो लोग जो एक्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल देकर बताया। एक्ट करना क्या है, ऐसे धीरे 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 इसको इस तरह से भी ले जा रहे हैं कि वो रूढ़ियाँ भी चली जाए, अंधविश्वास भी चली जाए, वो बंदर वाला खंबा वाला जो प्रसिद्धि है वो भी चली जाए, और हम लोग नए जोन में प्रवेश कर जाए। जोन शब्द भी तारकोस्की का कॉइन किया हुआ है फिल्म के लिए। एक्टर का जोन क्या होता है ये जानने की ज़रूरत है, और वो एक्रोबेटिक्स नहीं है। इस बात को एक बहुत बड़े थिएटर के ग्रेट मास्टर हुए हैं जर्जी ग्रोटस्की। ग्रोटस्की भी थिएटर करने के लिए पोलिश थे, बाय द वे किस्लॉस्की पोलिश है। वो भारत आए और आते रहे हैं नाट्यशास्त्र समझने के लिए, नाट्यशास्त्र ले गए और नाट्यशास्त्र के अनुसार एक्टिंग करना शुरू किया पूरे विश्व भर में। उनके साथ पीटर ब्रूक का कॉन्वर्सेशन है, टुवर्ड्स द पोर थिएटर किताब है, सबसे प्रसिद्ध है, और उन्होंने नाट्यशास्त्र के अनुसार एक्टिंग करना लोगों को सिखाया। का मतलब है अवेकन किया एक्टर को, उसको सेंसिटाइज किया, गहराई में ले गए। नहीं तो वो खाली वही एक्टर एक्शन रिएक्शन ही करता रह जाएगा, एक्टिंग करता रहेगा, और कहा कि मैं तो इतना अच्छा एक्टर हूँ, मुझे अभी तक अवार्ड क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे जाना क्यों नहीं किया। तो हम लोग क्या कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत धीरे धीरे और बहुत ही समझ से, बहुत ही विस्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो खूब सारे प्रश्न आ रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उन प्रश्नों को आगे के एपिसोड में और पूछते चले जाएंगे, ताकि दर्शकों को एक बार में ही ना धीरे धीरे देते हुए आगे बढ़े। तो आगे देखेंगे दर्शकों का कैसा रिएक्शन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विस्तारफुल एपिसोड के लिए। आनंद आनंद, परस्पर देवो भव।